नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी के जो नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में निबंध रखे हुए हैं, उन निबंधों में हम शिव शंभू के चीटे नामक निबंध देख रहे हैं। इसके दो भाग हमने पीछे देखे हैं और आज अगला भाग बनने जा रहा है। यह एक दुराशा यहाँ से प्रारंभ होगा। तो हम जो है इसी चैनल पर नेट पाठ्यक्रम की जो भी रचनाएं हैं वह लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं। साथ ही जो महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम होने वाली है 7 अप्रैल को, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन भी अपलोड किए जा रहे हैं। तथा इसके साथ ही जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, वह भी इसी चैनल पर लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया जा चुका है। तो ऐसे ही निःशुल्क नेट जेआरएफ का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज के शिव शंभू के चिट्टे का जो भाग है वह एक दुराशा से प्रारंभ होता है। नारंगी के रस में जाफरानी बसंती बूटी छानकर शिव शंभू शर्मा खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे हैं। यानी जो नारंगी जो संतरे का रस है उसमें जाफरानी बसंती बूटी मिलाकर वह पीकर शिव शंभू शर्मा जो है अपने खटिया पर खाट पर मौज से लेटकर आनंद ले रहे हैं। ख्याली घोड़े की बागें ढीली कर दी थी, वह मनमानी जनन दे भर रहा था। हाथ पाँवों को भी स्वाधीनता दी गई थी। वह खटिया के तूल अर्जी की सीमा उल्लंघ करके इधर उधर निकल गए थे। कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर था और ख्याल दूसरी दुनिया में, यानी वो खटिया पर लेटे लेटे वह किसी दूसरी दुनिया का ही सोच रहे थे। यानी वो शरीर से खटिया पर थे लेकिन मन से कहीं और थे। अचानक एक सुरीली गाने की आवाज़ ने चौंका दिया। यानी कि अचानक मधुर सा संगीत सुनाई देता है और वो शिव शर्मा जी का ध्यान जो है वह भटक जाता है। कन रसिया शिव शंभू खटिया पर उठ बैठे, कान लगाकर सुनने लगे। कानों में यह मधुर गीत बार बार अमृत ढालने लगा। यानी गीत की वह पंक्ति है, चलो चलो आज खेले होली कन्हैया घर। कमरे से निकलकर बरामदे में खड़े हुए। मालूम हुआ कि पड़ोस में किसी आमिर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है। यानी वो कमरे से खटिया पर से उठकर बाहर आए तो पता चला कि किसी आमिर के घर में गाने बजाने का कार्यक्रम समारोह हो रहा है। कोई सुरीली लय से युक्त होली गा रहा है। साथ ही देख बादल घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। यानी गाने कौन कौन से बज रहे हैं? तो पहला गाना है चलो चलो आज खेले होली कन्हैया घर, यह बज रहा है। दूसरा गाना कौन सा है? साथ ही देखा बादल घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। यह गीत की पंक्तियाँ हैं। बसंत में सावन देखकर अकल जरा चक्कर में पड़ी। विचारने लगे कि गाने वाले को मलार गाना चाहिए था, न कि होली। साथ ही ख्याल आया कि फागुन सुदी है, बसंत के विकासन का समय है, वह होली क्यों न गावे। यानी बसंत है तो बसंत खत्म होने के बाद जो फाग महीना आता है और फाग माह में भी होली होती है, तो वह होली क्यों न गाए। इनमें तो गाने वाले की नहीं, विधि की भूल है। जिसने बसंत में सावन बना दिया है, कहाँ तो चांदनी छिटकी होती, निर्मल वायु बहती, कोयल की कूक सुनाई देती, कहाँ भादों सी अंधियारी है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है, ओह कैसा ऋतु विपर्त है। यानी जिस ऋतु में जो सुनाना चाहिए, जो माहौल होता है, वह न कर कर किसी अन्य ऋतु में किसी अन्य ऋतु का वर्णन हो रहा है। यानी होली के समय में कभी झड़ी का वर्णन हो रहा है। इस विचार को छोड़कर गीत के अर्थ का विचार जी में गाया। होली खिलैया कहते हैं कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। और खेलने वाले कौन? उसकी प्रजा। यानी वह गीत में कह रहे कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। यानी ब्रज की प्रजा कह रही कि चलो वहाँ के जो ब्रज के जो राजकुमार है उसके घर जाकर, कन्हैया के घर जाकर हम होली खेलेंगे। यानी यहाँ पर उनकी प्रजा ग्वाल बाल, यानी
कन्हैया के राजकुमार ब्रज के राजकुमार कौन है? कन्हैया कृष्ण है। और उनकी प्रजा कौन है? जो ग्वाल है वहाँ, ग्वाल के जो बालक है वहाँ। और वहाँ बालक कह रहे हैं कि चलो राजकुमार के यहाँ जाकर होली खेलेंगे। यहाँ पर एक लॉर्ड कर्जन पर किस प्रकार व्यंग्य कसा गया है यह हम आगे देखेंगे। इस विचार ने शिव शंभू शर्मा को और भी चौंका दिया कि ये क्या भारत में ऐसा समय भी था? यानी शिव शंभू शर्मा सोच रहा है कि भारत में ऐसा ही समय समय था कि जो आम जनता जो है वह राजकुमार के घर, अपने राजा के घर जाकर होली खेलती थी। जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते, यानी राजा और प्रजा दोनों मिलकर आनंद मनाते थे, खुशी मनाते थे। लेकिन आज का समय क्या है? इस क्या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना आनंद समझते थे? अच्छा, यदि आज शिव शंभू शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अब अबीर गुलाल की झोलियाँ, भूरे रंग की चिकारियाँ लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाए तो कहाँ जाए? यानी आज यदि तत्कालीन समय के अनुसार जब वह ब्रज की प्रजा है वह राजकुमार के यहाँ होली खेलने जाने के लिए निकली है, उसी प्रकार शिव शंभू शर्मा जो है अपने मित्र के साथ जो भी रंग है वह रंग लेकर अपने राजा के यहाँ होली खेलने के लिए जाए। लेकिन जाए तो कहाँ जाए? राजा कहाँ है? राजा दूर दूर 7 समुद्र पार है। राजा का केवल नाम सुना है, यानी राजा जो कौन है, उनका शासनकर्ता कहाँ है? 7 समुद्र पार विलायत में है। न राजा को शिव शंभू ने देखा, न राजा ने शिव शंभू को, यानी प्रजा ने राजा को देखा है और ना ही राजा ने प्रजा को देखा है। खैर, राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारत में भेजा है। फिर राजा नहीं, लेकिन उसने अपना प्रतिनिधि जो है भारत में भेजा है। कौन? लॉर्ड कर्जन। कृष्ण द्वारिका में है, पर उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए ब्रज में भेजा है। यानी उद्धव जो है अभी श्री कृष्ण जो द्वारका में है और वह द्वारका में है तो वह उद्धव को, उसका श्री कृष्ण जो है उद्धव का खुद का प्रतिनिधि बनाकर ब्रज में भेजते हैं। लेकिन क्या उस राजा के प्रतिनिधि के रूप में शिव शंभू होली नहीं खेल सकता? तो उसी प्रकार उस विलायत के शासक ने भी जो उसका जो प्रतिनिधि है लॉर्ड कर्जन, उसको भारत भेजा है। क्या उस प्रतिनिधि के साथ भी शिव शंभू होली खेल सकता है? यानी शिव शंभू यहाँ पर एक व्यक्ति न होकर एक आम जनता का प्रतीक है। ओफ, यह विचार वैसा ही बेतुका है जैसे अभी वर्षों में होली आज गाई जाती थी। पर इसमें गाने वाले का क्या दोष है? वह तो समय समझकर ही गा रहा था। यदि बसंत में वर्षा की झाड़ी लगे तो गाने वालों को क्या मलार गाना चाहिए? यानी बसंत ऋतु में ही वर्षा की झड़ी लगे है, बारिश हो रही है, तो गाने वाले का उसमें क्या कसूर है? गाने वाला तो गाएगा। सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण है, उद्धव है, पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण है, राजा है, उद्धव है यानी सामान्य प्रजा है, ब्रज नहीं, उद्धव है यानी उसके प्रतिनिधि लॉर्ड कर्जन है। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण कौन है? जो शासक है विलायत का, वह है। उद्धव यानी कौन है? वो लॉर्ड कर्जन है। और ब्रजवासी कौन है? जो सामान्य जनता है वह है। उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। राजा है, प्रतिनिधि है, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं, यानी राजा का भी प्रजा की ओर ध्यान नहीं और उसके प्रतिनिधि का भी प्रजा की ओर ध्यान नहीं है। सूर्य है, धूप है, चंद्र है, चांदनी नहीं, माय लॉर्ड, नगर नगर ही में है, पर शिव शंभू उनके द्वार तक नहीं फटक सकता। यानी जो उसका लॉर्ड कर्जन जो है शासक का प्रतिनिधि, वह इसी राज्य में है, लेकिन फिर भी शिव शंभू जो उसके द्वार तक नहीं जा सकता। शिव शंभू यानी सामान्य जनता वहाँ तक नहीं जा सकती। उसके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूर है। माय लॉर्ड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुँच सकती। बात की हवा नहीं पहुँच सकती। जहाँगिरी की भांति उसने अपने शयन नागर तक ऐसा कोई घंटा नहीं लगाया कि जिसकी जन्नरी बाहर से खिलाकर प्रजा अपनी फरियाद उसे सुना सके। यानी जहांगीर के दरबार में जब राजकाज चलता था, तो जहांगीर के समय में एक ऐसा था कि जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार पर एक जो डोर होती है वह डोर छोड़ी जाती थी और वह एक घंटी से जो राजा का जो शाहजहाँ का जो शयन कक्ष है वहाँ पर वहाँ एक घंटा बांधाया जाता था और उस घंटे से बांधकर एक डोर जो है वह मुख्य द्वार पर छोड़ी जाती थी। जिसको भी कोई प्रश्न हो या समस्या हो, वो आकर वह डोर खींचता था और वह घंटी बज जाती थी और तब शाहजहाँ को पता चल जाता था कि कोई तो है कि फरियाद लेकर आया है। लेकिन आज के ज़माने में जो है
लॉर्ड कर्जन ने वैसी सुविधा भी न की है, न आगे को आने वाले की आशा है। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। यानी कहा जाए तो जो लॉर्ड कर्जन जो है वह अंग्रेजी भाषा बोलता है, उसकी अंग्रेजी भाषा सामान्य प्रजा नहीं, हिंदुस्तान की जनता नहीं समझती, और जनता की जो मातृभाषा है हिंदी या मराठी, वह लॉर्ड कर्जन समझता नहीं। न आगे को लगाने की आशा है। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। प्रजा के मन का भाव वह नहीं समझता है, न समझना चाहता है। यानी प्रजा का मन का भाव जो है वह समझ नहीं सकता लॉर्ड कर्जन, और ना ही वह समझना चाहता है। कहा जाए तो बोली भाषा कौन सी भी हो, हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, चाहे तेलुगु हो, कौन सी भी हो, लेकिन मन के भावों की जो भाषा होती है वह कोई भाषा नहीं होती है। ये मैंने खुद अनुभव किया। उसके मन का भाव न प्रजा समझ सकती है, न समझने का कोई उपाय है। यानी न ही राजा के जो प्रतिनिधि है लॉर्ड कर्जन के मन का भाव भी प्रजा समझ सकती है, और ना ही वह भाव समझने का कोई उपाय है। उसका दर्शन दुर्लभ है। द्वितीय आंखें चंद्र की भांति कभी कभी बहुत देर तक नज़र गड़ाने से उसका चंद्रनयन दिख जाता है, तो दिख जाता है। लोग उंगलियों से इशारे करते हैं कि वहाँ है। यानी फिर कहीं कभी कभार वहाँ दिख जाता है तो लोग उंगलियों से इशारे करते हुए देखते कि वहाँ है लॉर्ड कर्जन, हमारा शासक। किंतु दूज के चांद के उदय का भी एक समय है। लोग उसे जान सकते हैं। भाई लॉर्ड के मुख चंद्र के उदय के लिए कोई समय भी नहीं, नियत नहीं। यानी जो आसमान में चांद है वह एक समय पर निकलता है और समय पर उसका अस्त हो जाता है, लेकिन लॉर्ड कर्जन के बाहर निकलने का या अंदर जाने का कोई समय निश्चित नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार इस देश के निवासी माई लॉर्ड का चंद्रायन देखने को टकटकी लगाए रहते हैं, या जैसे शिव शंभू शर्मा के जी में अपने देश के भाई लॉर्ड से होली खेलने की आई, इस प्रकार कभी माई लॉर्ड को भी इस देश के लोगों की सुध आती होगी। यानी वह सामान्य जनता है, वह भी जनता लॉर्ड कर्जन को मिलना चाहती है, ना ही लॉर्ड कर्जन को उसका ध्यान है। क्या कभी श्रीमान का जी होता होगा कि अपनी प्रजा में जिसके दंड मुंड के विधाता होकर आए हैं, किसी एक आदमी से मिलकर उसके मन की बात पूछे, या कुछ आमोद प्रमोद की बातें करके उसके मन को टटोले। यानी लॉर्ड कर्जन के मन में कभी ख्याल भी ना आता होगा कोई एक प्रतिनिधि या कोई आदमी चुनकर हम उसको प्रजा के बीच में भेजें, या प्रजा की जो भी बात है वह जाने। एक प्रजा और मेरे बीच में वार्तालाप होना चाहिए। माय लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना, सूर्य को दीपक दिखाना है। यानी लॉर्ड कर्जन को उनके ड्यूटी का, कर्तव्य का ध्यान दिखाना, यानी सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। वह स्वयं श्रीमुख से कह चुके हैं कि ड्यूटी में बंधा हुआ मैं इस देश में फिर आया। यानी वह स्वयं कहते हैं कि मैं ड्यूटी में बंधा हूँ, फिर भी इस देश में आया हूँ। यह देश मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे ड्यूटी और प्यारी की बात श्रीमान के कथन से तय हो जाती है। यानी वह कहता है कि ये देश मुझे प्यारा लगता है, लेकिन इस प्यारे देश से ही मुझे ड्यूटी जो है प्यारी है। लेकिन इसकी ड्यूटी क्या है? उसके शासक जो है विलायत में है, और उसने उसका शासक का प्रतिनिधि बनकर उसको हिंदुस्तान में भेजा है, तो उसको प्रजा की देखरेख करना या जो भी अच्छे काम है वह प्रजा के लिए करना। लेकिन वह कहता है कि इस देश से प्यारी मुझे ड्यूटी भी प्यारी है, उसमें किसी प्रजा की हुज्जत उठाने की ज़रूरत नहीं। तथापि यह प्रश्न आपसे आप जी में उठता है कि इस देश की प्रजा से प्रजा के माइलाड का निकट होना और प्रजा के लोगों की बात जानना भी उस ड्यूटी की सीमा तक पहुंचता है या नहीं। यानी उसकी, मैंने अभी अभी कहा कि उसकी ड्यूटी क्या है? प्रजा की देखभाल करना या प्रजा के हित का काम करना। लेकिन उसकी यह जो है बात भूल जाता है कि वह लोगों के बीच में आए, लोगों को लोगों की बात जानना, यह भी उसके ड्यूटी की सीमा में आता है या नहीं, यह भी उसको पता नहीं। यदि पहुंचता है तो क्या श्रीमान बता सकते हैं कि आपने 6 साल के लंबे शासन में इस देश की प्रजा को क्या जाना? यदि उस लोगों की बात जानना, यह आपके ड्यूटी के अंदर आता है, या आपके ड्यूटी के सीमा के अंतर्गत आता है, तो आपने कभी लोगों की बात, जनता की, प्रजा की बात जानने का प्रयास किया है या नहीं? और उससे क्या संबंध उत्पन्न किया? जो पर्देदार, सिर पर फेटा बांधे, हाथ में संगीनदार बंदूक लिए काठ के पुतलों की भांति गवर्नमेंट हौसले के द्वार पर दंडमान रहते हैं,
या छाया की मूर्ति की भांति जरा इधर उधर हिलते जुलते दिखाई देता है। कभी उनको भूले भटके आपने पूछा है कि कैसी गुजरती है। किसी काले प्यादे चपरासी या खान सामा आदि से कभी आपने पूछा कि कैसे रहते हैं। यानी कभी आम जनता को पूछा है कि आपका हालचाल क्या है। कभी पूछा है, कभी आपके महल में जो नौकर है चाकर है उसको कभी पूछा है कि आपने प्यादे को या चपरासी को खान सामा को कि आपकी हालचाल कैसी है। तुम्हारे देश की क्या क्या चाल ढाल है। तुम्हारे देश के लोग हमारे राज्य को कैसा समझते हैं। क्या इस नीचे दर्जे के नौकर चाकरों को कभी माय लॉर्ड के श्रीमुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या खाली पेड़ों पर बैठी चिड़िया का शब्द ही उसके कानों तक पहुंचकर रह गया। यानी यह प्रजा के नहीं, लेकिन उसके अंडर जो भी काम करते हैं, उसके नौकर चाकर है, उससे भी कभी आपने वार्तालाप किया है या नहीं। क्या वो खाली दूर से ही वह चिड़िया की आवाज़ की तरह आपकी आवाज़ सुनते हैं। क्या कभी सैर तमाशे में टहलने के समय या किसी एकांत स्थान में इस देश के किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर मिला है। यानी इतना ही नहीं, कभी इस देश के एकांत स्थान में घूमते समय कभी किसी एक आदमी से चुनकर आपने मिलकर बात की है या नहीं। अथवा इन देश के प्रतिनिधि बेगरज आदमी को अपने घर पर बुलाकर इस देश के लोगों के सच्चे विचार जानने की चेष्टा की। यानी इस यहाँ की जनता के जो सच्चे विचार है, उसके मन के जो भाव है, वह जानने की आपने कभी चेष्टा की है। अथवा कभी विदेश या रियासतों के दौर में उन लोगों के सिवा जो झुक झुक कर लंबी सलामें करने आए हो, किसी सच्चे और बेपरवाह आदमी से कुछ पूछने या कहने की चेष्टा की है। इतना ही नहीं, जो लॉर्ड कर्जन का स्वागत करने के लिए बम्बई चले गए थे और उसने झुक झुक कर सलाम किया था, कभी उसकी भी आपने हालचाल पूछा है या नहीं। सुनते हैं कि कलकत्ते में श्रीमान ने नौ कोना कोना देख डाला। यानी कलकत्ते में जो है श्रीमान ने, लॉर्ड कर्जन ने कोना कोना देखा है। भारत में क्या भीतर भीतर और क्या सीमाओं पर कोई नज़र देख बिना नहीं छोड़ी। यानी वह कलकत्ते में आपने कोना कोना देखा, लेकिन भारत में आपने कोई एक कोना या कोई एक जगह देखी है। बहुतों का ऐसा ही विचार था, पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षोत्तर छात्रों की सभा में चेसलर का जामा पहनकर माई लॉर्ड को अभिज्ञता प्रकट की। उससे स्पष्ट हो गया कि जिन आँखों से श्रीमान ने देखा उसमें इस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति न थी। यानी श्रीमान की आँखों में इस देश को देखने की शक्ति नहीं है। सारे भारत की बात जाए, इस कलकत्ते में ही देखने की इतनी बातें हैं कि केवल उनको भली भांति देख लेने से भारतवर्ष की बहुत सी बातों का ज्ञान हो सकता है। यानी कलकत्ते में ऐसी बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो वो कलकत्ते की चीज़ें देखा तो उसको भारत का भी कुछ दर्शन हो सकता है। माई लॉर्ड के शासन के 6 साल हलवेल के स्मारकों में लाठ बनाने, ब्लैक हल का पता लगाने, अख्तर अख्तर लोनी की लाट को मैदान से उठवाकर वहां विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाने, गवर्नमेंट हौसले के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ और अच्छी सड़कों का प्रबंध करने में बीत गए। यानी 6 साल उन्होंने क्या क्या काम किया लॉर्ड कर्जन ने। तो उसके 6 साल में जो थे स्मारकों के लाड बनाने, यानी जो भी स्मारक थे, जो भी लार्ड साहब थे, उनके जो भी लॉर्ड थे वो इंग्लैंड से आए उनके स्मारक बनाने में, जो ब्लैक हॉल का पता लगाने, जो ब्लैक हॉल है उसका पता अख्तर लोनी की, यानी जो भी उनके सरकारी जो भी शासन चलाने के जो भी उनके अफसर के घरदार थे, जो भी ऑफिस थे, उनकी भी देखभाल में उनके 6 वर्ष निकल गए थे। दूसरा दौर भी वैसे ही कामों में बीत रहा। संभव है कि उनमें भी श्रीमान के दिलचस्प अंग्रेजी मोहल्लों में कुछ और भी बड़ी बड़ी सड़कें निकल जाए और गवर्नमेंट हॉल की तरफ के स्वर्ग की सीमा और बढ़ जाए। यानी जो भी वह कहते हैं कि श्रीमान की दिलचस्पी क्या है लॉर्ड कर्जन की, जहाँ पर अंग्रेज़ों के मोहल्ले हैं वहीं पर बड़ी सड़कें हो जाए और उस सड़कों का, उस मोहल्ले की जो सीमा है स्वर्ग के दौर तक बढ़ जावे। पर नगर जैसा अंधेरे में था वैसा ही रहा,
क्योंकि उसकी असली दशा देखने के लिए और ही प्रकार की आँखों की ज़रूरत है। यानी जो बाकी का जो नगर है, वह वैसा ही अंधेरे में रहा जैसा पहले था, लेकिन उस अंधेरे को देखने के लिए कोई और आँखों की ज़रूरत है। जब तक वह आँखें न होगी, यह अंधेरा यूँ ही चला जाएगा। यानी जब तक वह अंधेरा देखने की नज़र नहीं आएगी, तब तक वह यह अंधेरा ऐसा ही रहेगा, अंधेरा कायम रहे। यदि किसी दिन शिवशंभू शर्मा के साथ माय लॉर्ड नगर की दशा देखने चलते, तो वह देखते कि इस महानगर की आँखों लाखों प्रजा भेड़ों और सूअरों की भांति सड़े गंदे झोपड़ों में पड़ी लौटती है। यानी किसी दिन वो लॉर्ड कर्जन माय लॉर्ड है, वह शिवशंभू शर्मा के साथ कहीं वह नगर में घूमता, तो उसको पता चलता कि इस नगर की लाखों जो जनता है, वह भेड़ बकरियों की तरह, सूअरों की तरह वह गंदे सड़े झोपड़ों में पड़ी रहती है। उसके पास उसके आसपास सड़ी बदबू और मैले सड़े पानी के नाले बहते हैं। कीचड़ और कूड़े के ढेरों चारों ओर लगे हुए, यानी वह जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर नाली है, पानी आते हैं, सब कुछ कूड़ा कचरा जमा हुआ है। यानी एक अस्वच्छता है। उनके शरीरों पर मैले कुचले फटे चितड़े लिपटे हुए हैं। उनमें से बहुतों की आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढकने को कपड़ा नहीं। यानी उसमें से कुछ ऐसे हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलता। जाड़ों में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहाँ तहाँ पड़ते फिरते। यानी जाड़ों में, सर्दी के दिनों में शरीर अकड़ जाता है और गर्मी के दिनों में यहाँ वहाँ सड़कों पर घूमते रहते हैं और जहाँ उसको ये समय मिलता है वहाँ पर वह पड़ते हैं, लेट जाते हैं। बरसात में सड़े सड़े सिले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। यानी बरसात के समय में जहाँ पर थोड़ी सी जगह मिले खंडहरों में या को जो भी पुराने घरों में, वहाँ पर वह बैठते हैं, खड़े रहते हैं। सारांश यह है कि हर एक ऋषि की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते हैं। मौत ही एक है जो उसकी दशा पर दया करके जल्द जल्द उन्हें जीवन रूपी लोगों के कष्ट से छुड़ाती है। यानी जो भी लोग समस्या में जीवन जीते हैं, जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कोई सहारा नहीं है, बारिश से बचने के लिए अच्छा घर नहीं है, पेट के लिए कोई खाना नहीं है, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, जो भी जगह है वह नाली नाली कचरे के पास है, नाली के पास है, या ऐसी बड़े बड़े शहरों में आज भी बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियाँ है जहाँ पर शहर का पूरा कचरा फेंका दिया जाता है, वहीं पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर कुछ लोग रहते हैं। ऐसे लोगों की दुविधा या समस्या मिटाने के लिए सिर्फ एक ही काम आ सकता है, वह है मौत। मौत आएगी और उसको इस जीवन रूप से छुटकारा देगी। परंतु क्या इससे भी बढ़कर और दृश्य नहीं है? क्या इससे ही बढ़कर कोई और दृश्य नहीं है? हाँ है, पर ज़रा और स्थिरता से देखने के है। यानी इससे बढ़कर भी और कोई दृश्य है जो थोड़ा स्थिर नज़र से देखना पड़ता है। मालूम बालू में बिखरी हुई चीनी को, यानी बालू में बिखरी हुई चीनी को हाथी अपने सूंड से नहीं उठा सकता। यानी बालू जो है, उस रेती जो है, बालू जो है, उस बालू पर जो चीनी बिखरी हुई है, शक्कर बिखरी हुई, उसको हाथी जो है अपने सूंड से नहीं उठा सकता। उसके लिए चिवटनी चिन्ना दरकार है। यानी उसके लिए जो छन्नी होती है वह चाहिए। इसी कलकत्ते में, इसी इमारतों के नगरों में, माय लॉर्ड की प्रजा में हजारों आदमी ऐसे हैं। यानी इसी कलकत्ते के नगर में भी माय लॉर्ड की प्रजा के प्रजा में हजारों ऐसे आदमी हैं जो बालू में गिरी हुई चीनी की तरह हैं, जिनको रहने को सड़ा झोपड़ा भी नहीं है। यानी जिनको रहने के लिए सड़ा झोपड़ा भी नहीं है। गलियों और सड़कों पर घूमते घूमते जहाँ जगह देखते हैं वहीं पड़ जाते हैं। यानी जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, टूटा फूटा भी मकान नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, तो वह जहाँ जगह मिलती है वहीं पर अपना गुजारा करते हैं। पहरे वाला आकर डंडा लगाता है तो सड़क कर दूसरी जगह जा पड़ते हैं। यानी वह कई ऑफिस या कई सड़क के किनारे लेटते हैं, तो जो पहरेदार होता है वो डंडा लेकर आता है, चल उठ यहाँ से, उठ, यहाँ तेरी सोने की जगह है, चल उठ, और फिर वो उठकर कहीं दूसरी जगह जाता है। बीमार होते हैं तो सड़कों ही पर पड़े पाँव पीट कर मर जाते हैं। यानी बीमार होते हैं तो वह सड़क पर ही लेट कर या सड़क पर ही पड़कर वह पाँव रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं। कभी आग जलाकर खुले मैदान में पड़े रहते हैं। यानी कभी आग लगाकर सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए कई एक खुले मैदान में आग जलाते हैं और वहीं पर बैठते हैं। कभी कभी हवाइयों की भट्टियों में से
चमड़ कर रात काट लेते हैं। नित्य इनकी 2-4 लाशें जहाँ तहाँ से पड़ी हुई पुलिस उठाती है। यानी ऐसे लोगों की जो लाशें हैं नित्य नियमित जो है पुलिस जो है यहाँ वहाँ मैदान से, कभी नाली के किनारे से, सड़क के किनारे से उठा देते हैं। भला माय लॉर्ड तक उनकी बात कौन पहुँचाए? यानी माय लॉर्ड तक ये ऐसे लोगों की बात कौन पहुँचावे? दिल्ली दरबार में भी जहाँ सारे भारत का वैभव एकत्र था, सैकड़ों ऐसे लोग दिल्ली की सड़कों पर पड़े दिखाई देते थे। यानी दिल्ली दरबार में भी भारत का वैभव था, लेकिन फिर भी दिल्ली में भी ऐसे जो लोग हैं सड़कों पर पड़े दिखाई देते थे, परंतु उनकी ओर देखने वाला कोई न था। यानी उनकी ओर शासन का या शासक का ध्यान नहीं जाता है। यदि माय लॉर्ड एक बार इन लोगों को देख पाते तो पूछने को जगह जगह हो जाती कि वह लोग भी ब्रिटिश राज्य के सिटीजन है या वह नहीं। यानी ऐसे लोगों की तरफ यदि लॉर्ड कर्जन का ध्यान जाता है तो वह पूछने योग्य है कि वह भी लोग आपके प्रजा में आते हैं या नहीं। यदि है तो कृपा पूर्वक पता लगाइए कि उनके रहने के स्थान कहाँ हैं और ब्रिटिश राज्य से उनका क्या नाता है। यदि वहाँ वहाँ ऐसे लोग भी उसके प्रजा के अंतर्गत आते हैं तो उनका पता लगाइए कि उनके रहने के स्थान क्या है और वो ब्रिटिश राज्य से उनका नाता क्या है। एक शासक से उस प्रजा का नाता क्या है। क्या कहकर वह अपने राजा यानी कहाँ जाए तो ऐसे जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो भी अपना 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा कर जीते हैं, ऐसे लोगों का ध्यान सरकार को सिर्फ चुनाव के समय में ही आता है। मैं ज़रा कड़वी बातें करता हूँ, सिर्फ चुनाव के समय में ही आता है। क्या कहकर वह अपने राजा और उसके प्रतिनिधि को संबोधन करे, किन शब्दों में ब्रिटिश राज्य को आशीष दे। यानी वह ऐसी जो प्रजा है वह क्या कहकर अपने शासक का प्रतिनिधि करे, संबोधन करे, या किन शब्दों में ब्रिटिश राज्य को आशीष दे। यानी किन शब्दों में ऐसे राज्य को वह जहाँ उसकी सुविधा नहीं हो, किस प्रकार वह ऐसे राज्य को आशीर्वाद दे सकता है। क्या यूँ कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक उंगली भूमि के अधिकार नहीं, उसमें हमारे शरीर को फटे चितड़े भी नहीं जुड़े और न कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो। यानी वो ऐसा कर सकता है जिस भूमि पर हम जन्मे पड़े हुए और उसी भूमि पर हमको रुकने के लिए एक थोड़ी सी जगह नहीं है, हमारा बदन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, पेट को पूरा अन्न नहीं है, एक बार भी पेट भर के खाना खाया नहीं, और उसी राज्य की जय हो, ऐसा वो क्यों बोलेगा। उसका राज प्रतिनिधि हाथों का जुलूस निकाल कर सबसे बड़े हाथी पर चंवर छत्र लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजावे। यानी ये वहाँ का जो राजा है वह राजा बड़े से हाथी पर बैठकर देश की सवारी करे और फिर अपने राजमहल में जाकर बैठे। आज भी यही व्यवस्था है। इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी है जिसके लोग जब संध्या सवेरे किसी स्थान पर एकत्र होते हैं तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं और उन राजा महाराजाओं की गुनावली वर्णन करते हैं। यानी इस देश में ऐसी भी प्रजा है जो वहाँ शाम के समय में या कभी जब समय मिले तब एकत्र होते हैं, से एक समूह में जम जाते हैं और राजा विक्रमादित्य की चर्चा करते हैं, या जो भी अच्छे शासक थे उनकी गुणगान की चर्चा करते हैं। यानी जो अच्छे थे उनका नाम कभी भी निकलता है। जो प्रजा का दुख मिटाने और उनके अभावों का पता लगाने के लिए रातों को देश बदल कर निकला करते थे। यानी जो राजा थे वह ऐसे प्रजा का पता लगाने के लिए रात के समय में वेश बदल कर, पोशाक बदल कर, अपना रूप बदल कर निकलते थे। अकबर के प्रजा पालन की और बीरबल के लोकतंत्र की कहानियाँ कहकर वह जी बहलाते हैं और समझते हैं कि न्याय और सुख का समय बीत गया। यानी वह अकबर की और जो बीरबल की बातें कर बीरबल का लोकतंत्र की जानकारी दे, कहानियाँ सुनकर या एक दूसरे को कहानियाँ बताकर समझते हैं कि अब जो है वह भलाई का समय बीत चुका है, जो सच में राजा प्रजा की रक्षा करता था। अब वह राजा संसार में उत्पन्न नहीं होते जो प्रजा के सुख दुख की बातें उनके घरों में आकर पूछ जाते हैं। अब जो है वह ऐसे राजा उत्पन्न नहीं होते या जन्मते नहीं है जो प्रजा के घर में प्रजा के पास जाकर पूछे कि उनका दुख दर्द तकलीफें क्या हैं।
महारानी विक्टोरिया को वह अवश्य जानते हैं कि वह महारानी थी और अब उनके पुत्र उनकी जगह राजा और उनके देश के प्रभु हुए हैं। यानी महारानी विक्टोरिया को जानते हैं कि वह एक महारानी थी, वह नहीं घूम सकती, लेकिन उनके जो पुत्र थे उनकी जगह पर आप राजा थे या उनके प्रतिनिधि थे, वह भी उनके प्रभु हुए। यानी वह तो जनता के प्रभु हुए, तो वह तो जनता के हालचाल पूछ सकते हैं, महारानी पूछ नहीं सकती। तो उनको इस बात की खबर तक भी नहीं कि उसके प्रभु कोई प्रतिनिधि होते हैं और वही इस देश के शासक के मालिक होते हैं, तथा कभी कभी इस देश की 30 करोड़ प्रजा का शासन करने का घमंड भी करते हैं। यानी वो उस महारानी को कोई बता नहीं सकता, महारानी को पता नहीं उनके जो प्रभु है, उनके जो प्रतिनिधि है, वह उस देश के शासन के मालिक होकर बैठे हैं और कभी उसको प्रजा की ओर ध्यान नहीं है। प्रजा पर शासन करने का एक घमंड लेकर बैठे हैं। अथवा मन चाहे तो इस देश के साथ बिना कोई अच्छा बर्ताव किए भी यहाँ के लोगों को झूठ मक्कार आदि कहकर अपनी बड़ाई करते हैं। यानी मन चाहे तो इस देश के साथ बिना कुछ किए भी इस देश के लोगों के जनता को भला बुरा कहकर झूठा मक्कार कुछ गालियाँ देकर भी अपनी बड़ाई खुद करते हैं। इन सब विचारों ने इतनी बात तो शिव शंभू के जामे भी पक्की कर दी कि अब राजा प्रजा के मिलकर होली खेलने का समय गया। यानी यह सब बात देखकर शिव शंभू के मन में भी आया कि आप जो है राजा जो है प्रजा के साथ मिलकर या प्रजा है राजा के साथ मिलकर होली खेलने का जो समय था वह बीत गया। जैसे कृष्ण जो थे वह ब्रज के शासक राजकुमार कृष्ण थे, वह पूरे ग्वाल प्रजा के साथ मिलकर होली खेलते थे, वहाँ जो समय थे अब बीत गया और अब वो कभी नहीं आएगा। जो बाकी था वह कश्मीर नरेश महाराजा रणवीर सिंह के साथ समाप्त हो गया। जो भी बचा था वह कश्मीर के जो राजा थे महाराज रणवीर सिंह समाप्त होने के बाद वह समाप्त हो गया। इस देश में उस समय के फिर लौटने की जल्द आशा नहीं। इस देश की प्रजा का अब वह भाग्य नहीं, यानी इस देश की प्रजा का अब वो भाग्य नहीं कि उनका शासक उनको आकर बातचीत करे, उनके साथ मिलकर आनंद बांटे, खुशियाँ बांटे। साथ ही किसी राजकुमार का भी ऐसा सौभाग्य नहीं कि जो यहाँ के प्रजा के अकिंचन प्रेम को प्राप्त करने की प्रभा करे। यानी आप कोई ऐसा राजकुमार के भी भाग्य में नहीं कि यहाँ वह देश की प्रजा के प्रेम को प्राप्त कर सके। माय लॉर्ड अपने शासन काल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं। यानी माय लॉर्ड जो है अपने शासन काल का जो इतिहास है वह खुद लिख सकते हैं। वह प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे, यानी वह प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे। तो भी इतना संदेश भड़ंग शिव शंभू शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा रखने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। यानी शिव शंभू जो है वह उस लॉर्ड कर्जन तक, अपने शासक तक इतनी बात पहुंचाना चाहता है कि आपके साथ होली खेलने का अवसर दे या न दे, लेकिन कभी कभी जो है पागल समझकर ही स्मरण, यानी कभी कभार पागल समझकर, मक्कार समझकर, गद्दार समझकर या बेजान समझकर याद कीजिए। वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है। यानी शिव शंभू शर्मा जो है वह एक गूंगी प्रजा का वकील है, यानी एक जनता का प्रतिनिधि है, जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ कहना नहीं चाहते। बमूलाजी माने सुल्तान के रसानंद ई दुआरा बी की बशुक्रे बादशाही जे नज़र मरा गदारा। यह भारत मित्र में 18 मार्च 1905 में प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ से विदाई संभाषण प्रारंभ होता है। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। यानी अंतिमतः जो है इस प्रकार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का इस देश में अंत हो गया, उनका विदाई समारोह आ गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं, इस संसार में सब बातों का अंत है। यानी आप जो है इस देश से आप निकल जाओगे और अंततः कहा जाए तो प्रकृति का नियम है, हर एक चीज़ का, हर एक बात का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। यानी इस प्रकार आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी
हो जाते, यानी आपकी कल्पना होती है, आपका विचार होता तो आप यहाँ के चिरस्थायी यानी हमेशा के लिए भी वायसराय हो जाते थे। किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था, वह आपके वो इस देश के निवासी यानी इतने जल्दी समय बीत जाएगा वह विचार आपका नहीं था और न ही इस प्रजा का था। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, यानी आपके शासन और प्रजा के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है जो नहीं चाहती कि वह जो जनता नहीं चाहती कि यह जो शासक है और भी रहे, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं, यानी जिस शासनकाल पर यहाँ के जनता का तो काबू नहीं तो नहीं, लेकिन खुद आपका भी नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुण उत्पादन होता है, यानी बिछड़न जो विदाई का समय होता है वह बड़ा करुण उत्पादक होता है, करुणा उत्पादन करने वाला होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है, यानी आपका विदाई समारोह देखकर, आपको बिछड़ते देखकर, आपसे दूर होते हुए हृदय में बड़ा दुख होता है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न थे, यानी वह एक व्यंग्यात्मक पूरा एक व्यंग्य से भरपूर भरा हुआ निबंध है यह। तो वह कहते हैं कि आप भारत में दोबारा आने से भारत की जनता जो थी प्रसन्न हो गई थी, लेकिन फिर आप दुखी हो रही है। वह यही चाहते हैं कि आप फिर न आवे, यानी वह यह चाहते हैं कि आप फिर न आने पाए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए, यानी आप आए और फिर यानी पहले 5 साल पूरे किए और फिर 2 साल के लिए आए, तो इसलिए वह फिर 2 साल के लिए आए, तो देश की जनता जो दुखी हो गई और वह यह चाहते कि आप दोबारा न आए। आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इससे जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुण उत्पादक होता है, यानी आप जा रहे तो वहाँ हर्ष की जगह विषाद कर, यानी खुशी की जगह दुख मना रहे, तो इससे पता चलता है कि जो विदाई का जो समय होता है, बिछड़न का जो समय होता है, वह बड़ा करुणा उत्पादक होता है। जब कोई बिछड़ता है तो कभी जाता है तो मन में एक करुण भाव उत्पन्न होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और कोमल होता है। बैर भाव छुड़कर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माई लॉर्ड का देश देखने का इस दिन भड़ंग ब्राह्मणों को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ, यानी जो माई लॉर्ड का देश देखने का सौभाग्य कभी उस भड़ंग ब्राह्मण को यानी शिवशंभु को देखने का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ, यानी सामान्य जनता को उस माई लॉर्ड का राज्य देखने का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ, यानी माय लॉर्ड को देखने का या उसका राज्य देखने का भी। इससे नहीं जनता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है, यानी फिर यहाँ भी आप जा रहे हैं तो इस देश के पशु या लोग यहाँ की जनता पशु से ही बिछड़ती है तो वह एक दुख उदास होती है। एक बार शिवशंभु के 2 गाय थी, यानी शिवशंभु के पास 2 गाय थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी, यानी एक में ये 2 गाय थी शिवशंभु के पास और उसमें एक गाय जो थी काफ़ी एक बलशाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती, यानी जो बलशाली गाय है वह कभी कभी जो है अपने सींगों के टक्कर से जो कमज़ोर गाय है उसको गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, यानी एक दिन जो टक्कर मारने वाली गाय है वह पुरोहित को पंडित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, यानी जो दुर्बल गाय है जो उसके जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, यानी फिर उस दिन जो वह दुर्बल गाय थी बलशाली गाय जाने से भूखी खड़ी रही, कुछ खाना नहीं खाया, चारा नहीं खाया, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं की बिछड़ते समय यह दशा होती है वहाँ के मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, यानी वह कहते हैं कि एक पशु दूसरे पशु से बिछड़ता है तो पशुओं की इस प्रकार दशा होती है, तो एक इंसान दूसरे इंसान से बिछड़ता है तो कैसी दशा हुई होगी सोच सकते हैं। इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत में उनको जाना पड़ा, यानी जो भी इसके बाद भी जो भी शासक आए उसको भी अंत में जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी पारंपरिक चाल से कुछ अलग नहीं, यानी आपका जाना भी पहले जो भी राजा महाराजा आए जो भी शासक आए वह भी समय हुआ और चले गए, उसी प्रकार आपका यहाँ से जाना भी कोई नई बात नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है और अधिक आश्चर्य की
बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। यानी आपका जो नाटक था वह समाप्त हुआ है, और उस नाटक की उस नाटक का जो अंत है वह दुखांत हुआ है, यानी दुख के साथ हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि उसका जो सूत्रधार था, उसका जो संचालन करने वाला था, उसको भी पता नहीं कि खेल सुखांत समझकर खेलना था, तो आरंभ में दुखांत वह कैसा हो गया। यानी उस सूत्रधार को पता था कि वह सुखदायक समापन होगा, लेकिन अंततः दुखद समापन कैसे होगा। जिसके आदमी में सुख था, उसमें सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। यानी जिसके आदि में यानी जिसके राजकाज में या जिसके हाथ में सुख था, उसमें सीमा से बाहर सुख था, यानी वह मर्यादा के बाहर सुख था। मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत दुख के साथ कैसे हुआ। आहा, यानी घमंडी घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामयी लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। यानी घमंडी खिलाड़ी समझता है कि मैं दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ। यानी जो कर्तव्यगार है, जो चातुर्य है, जो होशियार है, वह समझता है कि मैं दूसरों खिलाड़ी को या दूसरे को मैं मेरी होशियारी दिखाता हूँ, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि पर्दे के पीछे और एक दूसरी होशियारी पहले से चली होती रहती है, लेकिन उस होशियारी की उसको खबर नहीं होती। यहाँ पर उसी का एक वाक्य है कि घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामयी लीला हो रही है, यह उससे खबर नहीं। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड अपने अपने जो इरादे जाहिर किए थे ज़रा देखिए। यानी इस बार आप आए थे और बंबई में उतरने के बाद जो आपने इरादे जाहिर किए थे, बताए थे, उसमें ज़रा देखिए कौन कौन पूरे हुए, वह भी देखिए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को यहाँ कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वालों बड़े लाड़ों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। यानी वह बम्बई में आते समय उन्होंने भाषण दिया, तो वह कहा था कि भारतवर्ष से जाते समय मैं ऐसे कर जाऊंगा कि यहाँ पर जो उनके बाद जो भी लॉर्ड आने वाले हैं उसको कुछ वर्षों तक कुछ करना न पड़े। वह कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, यानी कि उन्होंने कहा था लेकिन बात जो उल्टी हुई उसने कुछ नहीं किया। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। यानी आपने इस व्यवस्था का ऐसा सत्यानाश किया है कहा जाए तो, और आप जब जाओगे और आपके जगह पर दूसरा यदि फैसला आता है, तो आपने जो भी बिगाड़ कर रखा है उसको सुधारते समय आने वाला जो भी शासक है उसको भूख क्या नींद भी उसकी हराम हो जाएगी, यानी उसको सुख चैन की नींद या भूख भी नहीं आएगी। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। यानी इस बार जो है आपने आपका खुद की जो बिस्तर है वह गर्म राख पर रखा है, और भारतवासियों को जो है गर्म तवे पर ऐसे ठंडे पानी के बूंदे छिड़कते हैं उसी प्रकार नचाया है। अब स्वयं भी आप सोई न सुखी न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। यानी ना ही उस लॉर्ड कर्जन ने खुद सुख पाया और ना ही यहाँ की जनता को सुखी होने दिया। तो इसलिए यहाँ की जनता जो है बड़ी ही दुख है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और आप क्या हो गए। यानी इस देश में आपकी क्या शान थी, क्या मान सम्मान था, और आप क्या हो गया। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। यानी कितने ऊंचे होकर भी आप लोगों के मन में कितने नीचे गिरे हैं। आलिफ लैला के अलहदीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। यानी ये यहाँ पर कहते हैं कि जो आलिफ लैला के अलाउद्दीन ने, जो आलिफ लैला नामक नाम सुना होगा, इतिहास के प्रसिद्ध थे, वह आलिफ लैला ने जो चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर
वह शान, वह सुख नहीं देखा जो आपने भारतवर्ष में देखा है। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराजा के छोटे भाई और उसकी पत्नी की चांदी की। यानी यहाँ के जो बच्चे थे, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कर्जन की पत्नी की कुर्सी सोने की थी, और उनके जो प्रभु यानी उस लॉर्ड कर्जन से बड़े जो शासक थे, उनके महाराज के जो छोटे भाई की कुर्सी चांदी की थी। आप दहे आप दहने थे, वह बाएं, यानी आप जो थे दहने थे और वो बाएं। आप प्रथम थे, वह दूसरे, यानी वह यह प्रतिनिधि होकर भी शासक का प्रथम व्यक्ति था और वह भाई होकर भी उस शासक का द्वितीय व्यक्ति था। इस देश के सब राजा रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाइयों को पीछे, यानी इस देश के महाराजाओं ने, जो भी राजा महाराजा थे, उन्होंने आपको पहले सलाम किया और उस बादशाह के भाई को बाद में किया। यानी पहला प्रथम सम्मान जो है आपका किया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा और चंवर छत्र आदि सामान सबसे बढ़ चढ़ कर थे। यानी स्वागत करते समय भी जो हाथी था वह सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा हाथी आपका ही था। हाथी पर चंवर छत्र जो था वह आपके ही लगाया था। सामान सबसे बढ़कर आपके हाथी पर था। सारांश यह कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का दर्जा था। यानी इस ईश्वर के बाद जो था महाराज, ये सारांश सब कुछ बताने का सारांश यह है कि ईश्वर से बढ़कर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में दूसरा प्रथम स्थान जो था आपका ही था, दर्जा था। किंतु आप देखते हैं कि जंगली लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे, यानी आपने पटखनी खाई और नीचे आ रहे हैं। आपके स्वदेश में वही ऊंचे मान गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। यानी आपके देश में, स्वदेश में भी वह ऊंची मान पर गए और आपको नीचा देखना पड़ा। पद त्याग, एक मिनट, पद त्याग की धमकी से भी नीचे न हो सके, यानी पद त्याग की धमकी दी और उससे नीचे न हो सके। आप बहुत धीरे धीरे गंभीर प्रसिद्ध थे, यानी आप धीरे धीरे गंभीर प्रसिद्ध हुए। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन में वक्तव्य देते समय दिवाला निकाल दिया। यानी वह भाषण करते समय, वह कन्वोकेशन में उन्होंने वक्रता में, भाषण में सब कुछ दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गया। यानी इधर तो दिवाला जो है आपका भारत में निकल गया है, लेकिन उसका जो प्रकाश है उधर विलायत में पड़ा और विलायत ने आपने धमकी दी कि मैं यह पद छोड़ूंगा, इस्तीफा दूंगा। तो उसको पता चला कि विलायत सरकार को भी इसमें अंतर की बात क्या है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी यानी देना पड़ा और धीरता और गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी श्रद्धांजलि देनी पड़ी। यानी जो भी दृढ़ता थी, जो भी पदत्याग था, वह सब कुछ छोड़ना पड़ा। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, यानी इस देश के जो भी हाकिम राजा महाराजा थे वह आपके उंगलियों पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे, यानी राजा महाराजा जो थे एक हुक्म पर उसके सामने जाते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी, यानी एक इशारे पर कुछ भी होता था। कितने ही राजा को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ा फोड़ डाला, यानी कि यहाँ के भारत के कितने ही राजा महाराजाओं को आपने खिलौने के भांति तोड़ फोड़ डाला है। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए, यानी कितने लोग जो है आपने जादू की कृपा से बड़े बड़े पद पर भी पहुंच गए। आपके एक इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, यानी आपके एक इशारे पर यहाँ की शिक्षा भी कैसी हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आरा रख गया, यानी बंग देश यानी बंगाल का विभाजन जो है वह भी हुआ, वह 1905 में हुआ था। वह इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि एक फौज अफसर उसके अच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको इसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उसका रखाया एक आदमी नौकर न रखा गया, उल्टा उन्हीं के निकल जाने का हुक्म दिया। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को
कर रहा है। यानी जिस प्रकार यहाँ के जनता को आपका ऊँचे जाना और फिर वहाँ से ऊँचाई से नीचे गिरना, यानी प्रगति करना और फिर अंतिमतः सामान्य होना, इस जनता को जो है दुखित कर रहा है। गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। यानी नीचे गिरकर वैसी जहाँ पर गिरा है वहीं पर पड़े रहना वह अधिक दुख करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। यानी आपका पद छूटा लेकिन फिर भी जनता ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है। एक अधना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया था। यानी एक ऐसा क्लर्क था, लिपिक था, उसको आपने आदेश दिया था कि नौकरी छोड़ने का नोटिस दिया था, उसको 1 महीने का नोटिस मिल गया। वो नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। यानी उस 1 महीने के बाद नौकरी जाएगी, इसकी जो अवधि है, समय अवधि, वह उस अवधि को घृणा के साथ काट रहा है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते हैं। यानी उसको इस्तीफा देने की बात की, 1 महीने के अंदर 1 महीने के बाद नौकरी खत्म हो जाएगी, ऐसा कहाँ, और फिर वह अंतिम समय इस खुशी के साथ कैसे काट सकता है। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, यानी आपकी दशा पर आपको कैसी घृणा आ रही है, उसी प्रकार उस क्लर्क को भी आ रही होगी। इस बात के जानने का इस देश के वासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझनों में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। 1 मिनट। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। यानी वह कहते हैं, यह अंतिमता लेकर कि एक बार लॉर्ड जो है, एक बार आप अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले, यानी आप किस काम के लिए आए थे और क्या काम करके जा रहे हैं। शासक का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। जो शासक होता है उसका प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। यह बात आप निश्चय मानते होंगे। तो सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर सके। यानी जिस कर्तव्य के लिए आए थे, जो कर्तव्य प्रजा के साथ पार पाड़ने के लिए आप आए थे, वह कर्तव्य आपने पालन किया है क्या। याद रखिए, देखिए कि आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। यानी जब आंख बंद करके जो हुक्म चलाते रहना है और किसी की सुनने का और सिर्फ सुनाते रहना का, क्या यह भी शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, यानी प्रजा की बात पर ध्यान न देना और उसको दबाव या उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से कम कम काम किए चले जाना ही शासक कहलाता है, शासन कहलाता है। एक काम हो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद्द छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया। यानी हमेशा वह जो है एक अपनी ही बात पूरी करते रहे प्रजा के द्वारा, लेकिन कभी अपनी खुद की जिद्द छोड़कर कभी प्रजा की बात भी सुनी है, ऐसा वो सवाल पूछ रहे हैं। कैसर और जार भी घेरने घसोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं। यानी जो कैसर जो थे, कैसर या अ, और जार नामक जो शासक थे, वह भी प्रजा की बात सुन लेते थे। पर आप एक मौका तो ऐसा बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने आपने निकट फटकने दिया। यानी प्रजा की बात सुनने या प्रार्थना अनुरोध सुनने के लिए आपने प्रजा को अपने पास आने दिया और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्ले आम उसी दम रोक दिया। यानी वह जो नादिर शाह जो था दिल्ली में, उसने कत्ले आम किया था, खुले आम कत्ल किया जा रहा था, लेकिन जो आसिफ था, आसिफ जहाँ ने तलवार गले में डालकर उससे प्रार्थना की कि कत्लेआम रोक दिया जाए, तो उसने नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाने पर बंग विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जहाँ भी ध्यान नहीं दिया। यानी फिर 8 करोड़ जनता जो थी बंग विच्छेद करने के विरुद्ध में थी, बंग विच्छेद रोकने की, बंगाल का जो विभाजन हो रहा था वह रोकने की बात कर रही थी, लेकिन आपने सुना क्या, नहीं सुना। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई। यानी यहाँ पर आपकी शासन जो अवधि थी वह समाप्त हो गई, शासन काल जो था समाप्त हो गया। तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं। यानी बंगाल का विभाजन किए बिना आपको जाना
पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है, यानी नादिर शाह से बढ़कर ही आपकी जिद है। क्या आप समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? यानी आपकी जिद जो है, आपकी जिद के सामने प्रजा का दुख नहीं होता। आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि किसी जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख देख लिया, यानी यहाँ की प्रजा ने आपके जिद का फल देख लिया है, आपने जिद्दीपन का फल देख लिया है। उसने देख लिया कि आपकी जिदने से इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, यानी आपकी जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है, दुखित किया है। आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी, यानी उस जनता ने भी आपकी जिद ने ही आपको कम पीड़ा नहीं दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए, यानी उस जिद्दीपन का स्वयं आप शिकार हुए हैं। यानी यहाँ पर एक और समझ में आती है कि किसी के अंदर कोई जिद है, क्या जिद्दीपना है, तो वो एक दायरे में रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। यानी यहाँ की प्रजा ऐसी है जो अपने दुख और कष्टों के अपेक्षा जो क्या परिणाम है, उस परिणाम की ओर ज़्यादा ध्यान देती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, यानी यहाँ की प्रजा जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत अंत जो है, अंतिमतः अंत है। संसार में जो भी चीज़ है उसका जो अंत है, उसका सब चीज़ का अंत होने वाला है। सब चीज़ का समय, सब वस्तु का समय जो है समाप्त होने वाला है, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा, यानी दुख का समय भी एक दिन ढल जाएगा, निकल जाएगा। इससे सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है, यानी पराधीनता सहकर भी वह जानते हैं कि दुख का समय भी ढल जाता है, और सब दुखों का अंत झेलकर भी वह पराधीनता का सहकर भी जीती है। माई लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी, और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। यानी ना ही वह प्रजा का आशीर्वाद या जो भी श्रद्धा है वह साथ नहीं ले जा सकती, इस बात का दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आँखों को ताब नहीं, यानी इस देश के शिक्षित लोगों को देखने की आपकी आंखों में तो ऊर्जा ही नहीं थी। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल आया जाता है, यानी वह यहाँ की प्रजा को कभी अनपढ़ गंवार या बुद्धिल ऐसे ही कहते थे। उसी अनपढ़ प्रजा में नर मुसलमान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है, यानी इसी अनपढ़ प्रजा में एक सुल्तान, सॉरी मुसलमान का, उसी अनपढ़ प्रजा में जो नर सुल्तान है उसके नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे हैं, यानी यहाँ उसी सुल्तान ने जो दिन जो थे वह नरवरगढ़ नाम के एक स्थान पर दिन काटे हैं। वहाँ चौकीदार से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। यानी वह उस नगर से वहाँ जाते समय उसने वहाँ पर जो चौकीदार से लेकर जो भी काम था सब कुछ काम करना पड़ा था, और वह उसकी विदाई हो रही थी और जा रहा था, तो वह उस नगर के बाहर आकर रीति से उसने उस नगर को फिर से अभिवादन किया था। तो वह किस प्रकार किया था वह सुनिए। उसने आँखों में आंसू भरकर कहा, उसने आँखों में उस विदाई कर रहा है वह राजकुमार नर, तो वहाँ उसको आँखों में आंसू भरे हुए हैं। प्यारे नवरगढ़, यानी प्यारे नवरगढ़, मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। यानी वह कह रहा है कि प्यारे नवरगढ़, तुझको प्रणाम करता हूँ, आज मैं यहाँ से जुदा हो रहा हूँ, मेरी विदाई हो रही है। तू मेरा अन्नदाता है, यानी तू मेरा अन्नदाता है, तुझसे ही मुझे अन्न मिलता था, रोटी रोजी मिलती थी। अपनी बीत के दिन मैंने तुझ में काटे, यानी आपने जो दिन काटे हैं वह मैंने तुझी से काटे हैं,
तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता, यानी तेरे ऋण चुकाने का बदला मैं नहीं दे सकता। भाई नवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चुकी हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंतना न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। यानी वह नवरगढ़ को सिपाही जाते समय कह रहा है कि मेरी सेवा में जो भी कमी आई है, क्या यहाँ भी प्रजा की शुभ चिंतक की हो, यानी यहाँ की प्रजा की ओर मैंने अनदेखा किया हो तथा यहाँ की स्त्रियों का मैंने मान सम्मान न किया हो, तो मेरा प्रणाम जो है तू स्वीकार न करना, प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले, नहीं तो यदि मैंने सब कुछ काम ठीक ढंग से किया है तो मेरा प्रणाम स्वीकार कर, ऐसा वे कहता है। और मुझे जाने की आज्ञा दी। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसा राजकुमार का गीत गाया जाता है, यानी इसी प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण देंगे? यानी ऐसे देश से आप जाते समय भी कुछ संभाषण देना चाहते हैं? क्या आप कह सकेंगे, अभागे मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया? यानी क्या आप जाते समय इस भारत भूमि से कहना चाहते हैं कि अभागे, मैंने जाते समय मैंने आप यहाँ से बहुत कुछ लाभ उठाया, तेरी बदौलत यह शान देखी, यानी तेरी बदौलत इस शान देखी जिसमें संभव है कि तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। यानी मैंने बहुत कुछ शान देखा, तेरा शोषण किया, फिर भी तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की, फिर भी मैंने तुम्हें बिगाड़ने में कुछ कसर नहीं छोड़ी। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जीव में थी। यानी संसार का बड़ा देश मैं आज छोड़कर जा रहा हूँ, मैं जब तक मेरे